T20 लीग्स के कारण आए दिन कई यंग सुपरस्टार्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो अपनी वर्थ प्रूफ कर पाते हैं। तो आज ऐसे ही 7 प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स की बात करेंगे जो कभी अपनी प्राइम फॉर्म हासिल नहीं कर पाए, जिसमें पहला नाम शेन बॉन्ड का है। 2001 में 29 साल के शेन बॉन्ड ने न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था। बॉन्ड उस समय क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन और घातक बॉलर्स में से एक थे। उनकी आग उगलती गेंदबाजी खेलना हर किसी की बस की बात नहीं थी। बॉन्ड ने न्यूजीलैंड के लिए 18 टेस्ट, 82 ओडीआईज और 20 T20Is खेले। जहां टेस्ट में उनकी औसत 22 की थी, वहीं ओडीआईज में तो उन्होंने 20 की शानदार औसत से 147 विकेट चटकाए। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगातार गेंदबाजी करने वाले शेन बॉन्ड ने लारा, तेंदुलकर, पॉन्टिंग जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। लेकिन शेन बॉन्ड का क्रिकेट करियर फील्ड से ज्यादा उससे बाहर गुजरा। लगातार हो रही इंजरीज का शिकार होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज को भुना नहीं सके और जल्द ही उन्हें क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी पड़ी। स्ट्रेस फ्रैक्चर, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स एंड नी इंजरीज के चलते कई बार उन्हें लंबे समय तक के लिए खेल से दूर रहना पड़ा। क्रिकेट बोर्ड की पूरी बैकिंग के बाद भी लगातार हो रही इंजरीज के चलते शेन बॉन्ड उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सके जहां क्रिकेट फैंस उन्हें देखना चाहते थे। जहां बॉन्ड का करियर इंजरीज ने कट शॉर्ट कर दिया, वहीं हमारा नेक्स्ट प्लेयर तो अपने बैड फेस से कभी रिकवर ही नहीं कर पाया। डेनिस लिली और ग्लेन मग्राथ जैसे महत्तम गेंदबाजों की धरती से निकले इस प्लेयर को एक समय पर मग्राथ का सक्सेसर माना जाता था, लेकिन नेचुरली लॉस ऑफ पेस की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूं शॉन टेट की। साउथ ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाले टेट ने अपनी रफ्तार भरी गेंदबाजी और इन स्विंगिंग यॉर्कर डालने की काबिलियत से सभी को खूब इंप्रेस किया था। ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब पाने वाले टेट तेजी से इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे बढ़े थे। शॉन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 59 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जहां उन्होंने टोटल 61 विकेट्स लिए। लेकिन भरपूर मौके मिलने के बाद भी टेट ने 2011 में टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। टेस्ट क्रिकेट में तो उनका करियर शुरू होते ही खत्म हो गया था। पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 2 तो 2005 एशेज में आए, जहां 46 की खराब औसत से उन्होंने मात्र 5 विकेट लिए। अगले मैच में तो उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिली। इसके बाद मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस के चलते खुद को एग्जॉस्टेड बताते हुए उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से एक ब्रेक की गुजारिश की। रिकवरी के लिए बोर्ड ने ब्रेक तो दे दिया, लेकिन वापसी के बाद टेट की गेंदबाजी पहले जैसी नहीं रही थी। इसके बाद उन्होंने 2009 में ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी छोड़ दिया, सो दैट वो शॉर्ट फॉर्मेट्स के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सके। हालांकि 2009 आईपीएल में उन्हें राजस्थान से कॉन्ट्रैक्ट तो मिला, लेकिन चोट के चलते वो एक भी मैच खेल ना सके। टेट की तरह हमारे नेक्स्ट प्लेयर की स्टोरी भी काफी सिमिलर है। महज 14 साल की उम्र में हरीश शील्ड टूर्नामेंट में 546 रन की रिकॉर्ड पारी खेलने वाले पृथ्वी शॉ को एक समय पर नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जाता था। 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम के कैप्टन रहे पृथ्वी ने दुलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी डेब्यू में शतक बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, अपने टेस्ट डेब्यू में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक बनाकर पृथ्वी ने सबको बता दिया था कि वो भारतीय क्रिकेट के अगले सुपरस्टार्स होने वाले हैं। लेकिन खराब फॉर्म, साधारण फिटनेस और लगातार हो रही इंजरीज की वजह से पृथ्वी को भारतीय टीम से ड्रॉप किया गया था। उसके बाद चाहे 2019 का डोपिंग बैन हो या सपना गिल के साथ असॉल्ट केस, हर चीज उनके अगेंस्ट ही गई है। आईपीएल में भी पिछले 4 सालों में पृथ्वी ने कुछ खास नहीं किया है। यहां भी वो कई बार टीम से ड्रॉप किए गए। इसी के चलते भारतीय क्रिकेट के इस उभरते सितारे का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा है। शॉ ने इंडिया के लिए 5 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 1 सेंचुरी बनाई है। ओडीआईज में तो वो 150 के पास भी नहीं पहुंचे, और तो और अपने एकमात्र T20I में वो डक पर आउट हो गए थे। इसी खराब फॉर्म के चलते उन्हें आज भी टीम में कंसिडर नहीं किया जाता। सिमिलर टू पृथ्वी, हमारे नेक्स्ट प्लेयर भी एक टाइम पर लेजेंड माने जाते थे। महज 17 साल की उम्र में सचिन के साथ मिलकर विनोद कांबली ने एक स्कूल मैच में 664 रन की हिस्टोरिक पार्टनरशिप की थी। तभी से कांबली का नाम इंडियन क्रिकेट में चर्चा में आया, और एक टाइम पर तो कांबली को सचिन से बेटर बल्लेबाज भी माना जाता था। 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद कांबली का ये चेहरा सभी को याद होगा। लेकिन इसी मैच में कांबली पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उनका करियर इंडियन क्रिकेट के सबसे विवादित और क्वेश्चनेबल करियर्स में से एक है। महज 23 साल की उम्र में अपने करियर का लास्ट टेस्ट मैच खेलने वाले कांबली 90 के दशक में इंडियन ओडीआई टीम का मेन पार्ट थे, लेकिन कंसिस्टेंटली ड्रॉप होती उनकी परफॉर्मेंसेस और फिटनेस इश्यूज के चलते कांबली ने सिर्फ 28 साल की उम्र में अपना आखिरी ओडीआई खेला। इंडिया के लिए खेले 17 टेस्ट मैचेस में कांबली ने 54 की बेहतरीन औसत से 1100 रन बनाए, जिसमें 2 बैक टू बैक शतक भी शामिल थे। कांबली ने 104 ओडीआईज भी खेले, जिसमें उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन उनकी बेबाक बोली
पुअर फिटनेस और रूड बिहेवियर का असर उनकी बैटिंग पर पड़ने लगा था। एक के बाद एक खराब परफॉर्मेंसेस के चलते उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और इसी के चलते 2000 में उन्होंने इंडिया के लिए अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला। कामली में लेजेंड बनने के हर गुण थे, लेकिन उनके करियर के सबसे बड़े विलन वो खुद ही निकले। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ऐसा कंटेंट हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं। नेक्स्ट अप वसीम जाफर। स्कूल क्रिकेट में 400 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद जल्द ही वसीम ने अपने दूसरे फर्स्ट क्लास मैच में 314 रन की एक यादगार पारी खेली। उनके इस ब्लेजिंग ट्रिपल सेंचुरी ने सबका दिल जीत लिया था। मोहम्मद अजरुद्दीन की तरह कलात्मक बल्लेबाजी करने वाले जाफर ने साल 2000 में इंडिया डेब्यू किया, लेकिन पॉलक और डोनाल्ड की आंधी में वो कहीं खो गए। इनकंसिस्टेंट बैटिंग और खराब फॉर्म के चलते जाफर अगले 6-7 सालों तक टीम से अंदर बाहर होते रहे। वो रन्स तो बना रहे थे, लेकिन टीम के लिए वो डिपेंडेबल साबित नहीं हुए। उन्हें मौके तो कई मिले, लेकिन वो उन चांसेस को कैपिटलाइज करने में असमर्थ रहे। 2006 में सहवाग के इंजर्ड होने की वजह से जाफर से ओपनिंग करवाई गई और उन्होंने वेस्टइंडीज में अपना पहला दोहरा शतक बनाया। अगली सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ जाफर ने एक और डबल 100 बनाई, लेकिन इसके बाद उनका बैटिंग ग्राफ गिरता ही चला गया। रणजी का आज तक का 5th लीडिंग रन स्कोरर इंडिया के लिए सिर्फ 31 टेस्ट मैचेस ही खेल पाया। ओडीआईज में तो टेक्निकली उनका खाता भी नहीं खुला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ओडीआईज खेले हैं, जिसमें पहले में तो वो डक पर आउट हुए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट के लेजेंड माने जाने वाले जफर अपनी पुअर फॉर्म के चलते नेशनल टीम में अपनी जगह नहीं बना सके और 2008 में उन्होंने अनऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हमारे अगले प्लेयर भारत के उभरते तेज गेंदबाज थे। साल 2003 में 20 साल के मुनाफ पटेल ने अपनी पेस से स्टीव वॉक को खूब इंप्रेस किया। इतना ही नहीं, सचिन के कहने पर अपने होम स्टेट गुजरात के लिए एक भी मैच खेले बिना उन्हें महाराष्ट्र ने साइन किया था। 2005 में बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए खेलते हुए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट चटकाए थे। उनकी इसी घातक गेंदबाजी की बदौलत उन्हें जल्द ही इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 7 विकेट चटकाए और लगातार 145 किलोमीटर पर आवर से बॉलिंग करी। लेकिन जैसा हर फास्ट बॉलर के साथ होता है, इंजरीज ने भी मुनाफ का पीछा नहीं छोड़ा। इन्हीं इंजरीज के चलते उनकी कैपेबिलिटीज में डिप आने लगा और जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए। वैसे तो मुनाफ ने 2011 वर्ल्ड कप में 11 विकेट्स लेकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था, लेकिन इसके अलावा उनके करियर में कम ही यादगार मूवमेंट्स हुए हैं। इंडिया के लिए 70 ओडीआईज और 13 टेस्ट मैचेस खेलने वाले मुनाफ चोटों के चलते डोमेस्टिक क्रिकेट से भी दूर होते चले गए और बढ़ते कंपटीशन की वजह से उनका टीम में कमबैक करना इम्पॉसिबल हो गया था। आगे बढ़ने से पहले हम एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहेंगे एक ऐसे बल्लेबाज को जो 15 साल के अपने इंटरनेशनल करियर में कभी अपनी पीक फॉर्म हासिल नहीं कर पाए। 2008 में अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 166 रन की शानदार पारी खेली और साउथ अफ्रीका को मैच जितवाने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले वो साउथ अफ्रीका के पहले गेंदबाज बने। मैं बात कर रहा हूँ जेपी ड्यूमिनी की। जहां एक तरफ ड्यूमिनी ने 46 टेस्ट मैचेस में 2000 से ज्यादा रन बनाए, वहीं ओडीआईज में ये आंकड़ा 5100 का है। लेकिन उनके फॉर्म में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव और कंपटीशन की वजह से ड्यूमिनी को सुपरस्टार का टैग नहीं मिल सका। टेस्ट क्रिकेट में इनकंसिस्टेंसी की वजह से वो अपनी एबिलिटी को जस्टिफाई कर नहीं पाए। क्रूशियल मैचेस में ड्यूमिनी स्ट्रगल करते नजर आते थे, तो चाहे वो 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो या फिर 2019 वर्ल्ड कप। इसी के चलते 2019 में उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। हमारे लास्ट प्लेयर ने तो 16 साल की उम्र में क्रिकेट के लिए स्कूल ही छोड़ दिया था। मैं बात कर रहा हूँ एंड्रयू फ्लिंटॉफ की। 1998 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले फ्लिंटॉफ को इयन बॉथम के बाद इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाने लगा था। लगभग 11 साल के अपने इंटरनेशनल करियर में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 79 टेस्ट मैचेस, 141 ओडीआईज और 7 टी20आईज खेले और अपने पूरे ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी को खूब इंप्रेस किया। लेकिन फ्लिंटॉफ अपनी फिटनेस और ओवरवेट फिजिक की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते थे। इंजरीज के चलते कई मौकों पर फ्लिंटॉफ एज अ प्योर बैट्समैन ही खेले हैं और शायद इसीलिए उनका करियर ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। फ्लिंटॉफ लगातार एंकल इंजरी, नी इंजरी और साइड स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम से जूझते रहे। इसी वजह से 2009 एशेज में अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलने के बावजूद भी फ्लिंटॉफ ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो ये थे वो 7 राइजिंग क्रिकेटर्स जो कभी अपनी प्राइम फॉर्म को हासिल ना कर सके। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड लेट अस नो इन द कमेंट कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर है जिसको हम इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।